Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum students. How are you? Hope you all are good. Social Studies, grade 7. Today we are going to read its lesson number 8, which is agriculture. Agriculture means Zaraat. We will discuss about the importance of agriculture as an economy. In this chapter, some major types of farming and some major crops of Pakistan, agricultural problems and irrigation related problems in this lesson. So let's read it. Agriculture has always been a provider of food to the population. Provider of food यानी हमें एग्रीकल्चर जो है, ज़राअत जो है वो हमेशा से एक प्रोवाइडर है, फूड प्रोवाइड करने वाला, फूड मुहैया करने वाला पॉपुलेशन को, आबादी को. अर्ली ह्यूमन लर्न टू कल्टिवेट barley, rice, cotton, millet, lentils and other crops on the lands of river and river belt. जो पहले के लोग थे, ह्यूमन इंसान हुआ करते थे, वो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए राइस, कॉटन यानी चावल वगैरह, दालें उगाते थे और ऐसी क्रॉप्स जो उनकी नीड को पूरा करती थी वो उगाते थे. और वो ज़्यादातर लैंड उनकी रिवर बेल्ट पे होती थी. रिवर बेल्ट मीन्स दरिया के किनारे पे, दरिया के साथ साथ. अब वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान ने बहुत सारी फार्मिंग की टेक्निक्स जो हैं, फार्मिंग मीन्स काश्तकारी की या फसलें उगाने की बहुत सारी टेक्निक्स सीख ली. जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई यानी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती गई, तो उसी तरह से प्रोडक्ट्स को भी, क्रॉप को इंक्रीज़ करने की डिफरेंट टेक्निक्स ईजाद की गई. ये बहुत मुश्किल काम था कि सिंपल टूल से जो है वो इतनी ज़्यादा क्रॉप्स या फसल ली जाए. इसलिए फिर इंसानों ने मॉडर्न तरीके अपनाए और ऐसी मशीनरी बिल्ड की जिससे उन्होंने फसलें उगाना शुरू कर दी या काश्तकारी शुरू कर दी. आजकल जो है एग्रीकल्चर, ज़राअत वो एक बहुत ही ज़्यादा मुनाफा बख्श सेक्टर बन गया है बहुत सारे कंट्रीज़ में. रीड इट. Allah subhanahu wa ta'ala says, it is Allah who made for you the grazing animals upon which you ride and some of them you eat. Surah Al-Mu'min 79. सूरह अल-मोमिन की आयत नंबर 79 है. अल्लाह ताला फरमाते हैं, इट इज़ अल्लाह हु मेड फॉर यू द ग्रेजिंग एनिमल्स. ग्रेजिंग एनिमल्स मीन चरने वाले जो जानवर हैं वो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए बनाए या पैदा किए हैं, जिनमें से कुछ पे तुम सवारी करते हो और कुछ को खाते हो खाने के लिए. ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स एंड रेजिंग एनिमल्स इज़ नॉन एज एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर हम किसे कहते हैं? बेसिकली एग्रीकल्चर है फसलें उगाने और जानवर पालने को ज़राअत या खेती बाड़ी कहा जाता है. इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर. इम्पोर्टेंस मीन कि ज़राअत की क्या अहमियत है, किस लिए हमारे लिए ज़राअत बहुत ज़रूरी है. एग्रीकल्चर इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कंट्रीज़ इकोनॉमी. जो एक किसी भी मुल्क की इकोनॉमी है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसकी वजह से हम नेशनल इनकम जनरेट करते हैं या बनाते हैं, या उसकी वजह से नेशनल इनकम जो है, कौमी आमदनी वो पैदा होती है. और एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे ज़राए जो हैं या मौक़े ये मुल्क में पैदा होते हैं. इसकी वजह से बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं दुनिया में जो कि फुली या पार्शली यानी पूरी तरह या कुछ उसका हिस्सा जो है वो डिपेंड करता है ज़राअत पे. इसीलिए ज़राअत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है किसी भी मुल्क की इकॉनमी के लिए, मईशत के लिए. नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर. फार्मिंग यानी ज़राअत या खेती बाड़ी की भी बहुत सारी टाइप्स हैं, जिनमें शिफ्टिंग एग्रीकल्चर यानी इसको हम ट्रक एग्रीकल्चर भी कहते हैं, या एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. जो हम चीज़ें जो हमारी एग्रीकल्चर या क्रॉप हमारे पास आती है उसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, उसको हम ट्रक एग्रीकल्चर कहते हैं.
सेकेंड इज़ सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। सबसिस्टेंस मीन्स महदूद पैमाने पे ज़राअत करना, यानी बहुत कम जगह रकबे पे एग्रीकल्चर करना, ज़राअत करना या फसल लगाना। थर्ड इसकी है इंटेंसिव एग्रीकल्चर, जो कि एक कम रकबे से ज़्यादा फसल लेने को कहते हैं। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर मीन्स वसी पैमाने पे ज़राअत करना। प्लांटेशन फार्मिंग का मतलब है नबाताती ज़राअत। उसके बाद है मिक्स फार्मिंग मीन्स इस फार्मिंग को हम इसमें मिली जुली ज़राअत करते हैं। या बाद है कमर्शियल एग्रीकल्चर कहते हैं तिजारती ज़राअत को, यानी जो जदीद तरीक़ों से ज़राअत की जाती है। अब यहाँ हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। सबसिस्टेंट एग्रीकल्चर इन्वॉल्व अ स्मॉल फार्मिंग एरिया विद लिमिटेड रिसोर्सेज। द फार्मर वर्क्स विद हैंड tools, simple machines and animals. The goal is to produce food for his individual family. सबसिस्टेंस कहते हैं बहुत ही महदूद पैमाने पे ज़राअत करने को, यानी सिर्फ फार्मर जो है अपनी फैमिली के लिए या अपने एनिमल्स के लिए जो क्रॉप्स या कोई भी चीज़ उगाता है, और इसमें वो यूज़ करता है हैंड टूल्स, यानी वो उसके पास कोई और मशीनरी नहीं होती, वो जस्ट अपने हाथों की मेहनत से वो अपनी फैमिली के लिए फसल लगाता है या उनके लिए उनकी ज़रूरत के लिए ज़राअत करता है। सेकंड इज़ इंटेंसिव। एक छोटा एरिया होता है, जैसे फार्मर हमने फर्स्ट उसमें पढ़ा था कि सबसिस्टेंस एक महदूद रकबे पे फार्मर जो है वो काश्त करता है। इसी तरह इंटेंसिव में भी जो एरिया होता है वो जो लैंड होती है वो लिमिटेड होती है, कम होती है, लेकिन उससे ज़्यादा प्रोडक्शन ली जाती है। For better crops, they use better seeds, modern tools and machinery. This type of farming is practiced in different countries like India, China, Japan, Thailand, Indonesia and Korea. इस तरह की जो फार्मिंग है उसमें अच्छी फसल हासिल करने के लिए अच्छे सीड्स और मॉडर्न टेक्निक्स और टूल्स और मशीनरीज यूज़ की जाती हैं। Extensive agriculture is a system of crop cultivated using extensive land with small amount of labor and resources. Extensive means वसी पैमाने पे वो काश्तकार फार्मर जो है वो काश्तकारी करता है, लेकिन इसमें लिमिटेड होते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ लेबर होती है और रिसोर्सेज भी कम होती हैं। Vast areas are cultivated with the aid of machines and the emphasis is on the production of 1 or 2 crops. एक बड़े एरिया पे, वास्ट एरिया पे कल्टिवेट किया जाता है, काश्तकारी की जाती है विद द एड ऑफ मशीन्स, यानी मशीनरी की मदद से, और एम्फसाइज ज़ोर इसी बात पे दिया जाता है कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो, 1 या 2 क्रॉप्स उसमें काश्त की जाती हैं। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ प्रैक्टिस इन कनाडा, USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड अदर कंट्रीज़। कमर्शियल यानी तिजारती ज़राअत। कमर्शियल एग्रीकल्चर इज़ अ मॉडर्नाइज्ड मेथड ऑफ फार्मिंग। इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स आर ग्रोन इन द सुइटेबल क्लाइमेट ऑफ अ स्पेसिफिक एरिया। कमर्शियल या तिजारती जो एग्रीकल्चर होती है उसमें मॉडर्नाइज तरीके से ज़राअत काश्तकारी की जाती है, और इस तरह के ज़राअत में जो फसलें उगाई जाती हैं वो एक सुइटेबल क्लाइमेट के मुताबिक या एक स्पेसिफिक एरिया में के मुताबिक ही यहाँ पे काश्तकारी की जाती है। ओनली दोज क्रॉप्स आर प्रोड्यूस विच आर ग्रेट डिमांड इन अदर कंट्रीज़। जो दूसरे मुल्कों में ज़्यादा डिमांड में होती हैं फसलें वो उगाई जाती हैं। फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स एंड रेयर एनिमल्स फॉर सेल। फार्मर्स जो हैं वो फसल उगाते हैं और रेयर एनिमल्स जो हैं उनको पालते हैं या रखते हैं जो सेल करने के लिए। कमर्शियल फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस इन एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। ज़्यादातर एशिया, यूरोप या नॉर्थ अमेरिका में ऐसी फार्मिंग होती है। नेक्स्ट इज़ प्लांटेशन फार्मिंग।
प्लांटेशन फार्मिंग का मतलब होता है नबाताती ज़राअत। प्लांटेशन फार्मिंग रिक्वायर्स अ वास्ट एरिया ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन। इसके लिए भी एक बड़ा एरिया चाहिए होता है कल्टीवेशन के लिए, काश्तकारी के लिए। दिस फॉर्म ऑफ फार्मिंग रिक्वायर्स एनॉर्मस रिसोर्सेज एंड लेबर। इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी और बहुत ज़्यादा लेबर की भी ज़रूरत होती है। द ऑनर ऑफ अ प्लांटेशन कल्टीवेशन cultivates a single cash crop in area that experience tropical climate and exports it to temperate land। इस तरह के जो फार्मर्स होते हैं वो एक ही फसल जो है वो बहुत सारे एरिया पे क्रॉप जो है वो कल्टीवेट करते हैं, काश करते हैं उसको, और फिर वो दूसरे ममालिक में उनको भेजते हैं जो ज़्यादा डिमांड में होती है वो वाली क्रॉप। मेजर क्रॉप्स ग्रोन हेयर आर सच एज शुगर कैन, कॉफ़ी, रबर, कॉटन, कोका, बनाना, कोकोनट एंड स्पाइसेस। ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग का मतलब है ट्रक मीन्स बार्टर और एक्सचेंज, कम फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड ट्रोक्यूअल। In truck farming, one or a few vegetables and fruits are grown to sell them in distant markets on a large scale। इस तरह की फार्मिंग में वेजिटेबल्स कुछ यानी सब्जियां और फ्रूट्स ग्रो किए जाते हैं जिनको बेचा जाता है, थोड़ी डिस्टेंस मार्केट जो होती हैं उन तक पहुंचाया जाता है उनको एक लार्ज स्केल पे। In this method, usually seasonal crops are grown in areas where cultivation is limited due to climate conditions। Cultivation is limited, ऐसे एरियाज़ में इन क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है जहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन की वजह से जो काश्तकारी होती है वो लिमिटेड होती है, यानी वो क्लाइमेट को देख के ही, उसकी कंडीशंस को देख के उसके मुताबिक की जाती है। स्ट्रॉबेरीज, सिट्रस fruits, melon, tomatoes, potatoes and green vegetables are important crops for truck farming। It is commonly practiced in Florida, Texas, California and Atlantic coastal plains। Next is mixed farming। Mixed farming method involves both raising of livestock and cultivation for crops। इस तरह की फार्मिंग में दोनों चीज़ें जो है वो की जाती हैं, इन्वॉल्व होती हैं, यानी लाइफ स्टॉक को भी बनाना या उनके रखना, और कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स यानी फसल को भी उगाना। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ यूजुअली प्रैक्टिस इन मलाइशिया, रशिया, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया एंड साउथ अफ्रीका। ये इन सारे ममालिक में इस तरह की फार्मिंग होती है। In this system, if market price, seasons and other conditions are not favorable to one crop or type of livestock, another may be more successful। This system keeps farmers busy throughout the year। इस तरह का तरीका जो है फार्मर्स को पूरा साल ही बिजी रखता है। सीरियल क्रॉप्स। सीरियल क्रॉप्स कहते हैं ग़िज़ाई फसलें। Maize and grains are known as cereal crops। They belong to the grass family of edible grain or seeds such as wheat, barley, corn, rye, oat, rice। ये सारे जो सीड्स होते हैं, बीज जो हम अनाज खाते हैं, ये जो क्रॉप्स हैं, ये फसलें हैं, ये हमारी बॉडी, ये मेजर सोर्स होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। These crops are affordable for every country and they can be grown in greater quantities। किसी भी कंट्री के लिए ये अफोर्डेबल होती हैं और ये ज़्यादा मिकदार में लगाई जाती हैं या ग्रो की जाती है, उगाई जाती हैं। सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिन्स, कुवैत, ओमान, बेल्जियम, न्यूजीलैंड, आयरलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम आर द बिगेस्ट सीरियल ग्रोइंग कंट्री इन वर्ल्ड। राइस, barley, wheat, beans, oats, maize means मकई को, millet, rye, soybean,
सारे बीन्स। एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और इसकी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो किसी न किसी तरह से एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री से उसका ताल्लुक़ है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो है वो दूसरे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, यानी पाकिस्तान जो है वो बाहर के ममालिक में अपने प्रोडक्ट्स को बेचता है और फ़ॉरेन एक्सचेंज उससे हासिल करता है। फ़ॉरेन एक्सचेंज हेल्प टू बूस्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द अदर इंडस्ट्रीज़, और ये जो फ़ॉरेन एक्सचेंज है वो दूसरी इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने में मदद देती है। थस एग्रीकल्चर जनरेट्स अ फेयर चंक ऑफ द इकोनॉमी। Agriculture also provides raw material. Raw material mean palm oil to the industrial sector of Pakistan. एग्रीकल्चर की वजह से, ज़राअत की वजह से पाकिस्तान की बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को रॉ मटेरियल भी मिलता है, पाम ऑयल मिलता है। गवर्नमेंट एक्नॉलेजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंट्रोड्यूसेस अ न्यू टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी इन फार्मिंग एंड हस्बेंड्री। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज करती है इस चीज़ को, इसीलिए नई टेक्निक्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराती है। द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ ग्रोइंग बाय मिलियंस एवरी ईयर। हर साल जो है इसकी आबादी जो इजाफा हो रहा है वो मिलियंस में हो रहा है। एग्रीकल्चर इज़ द मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। एग्रीकल्चर ही की वजह से पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसको फूड मुहैया हो रहा है, ये मिल रहा है। द ग्रोइंग पॉपुलेशन नीड्स मोर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। जो बढ़ती हुई आबादी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है। गवर्नमेंट इसीलिए जो ज़रूरी मेजर्स है वो ले रही है और वो कोशिश कर रही है कि पानी का एक्सेस सही हो, बायोटेक्नोलॉजी जो है वो मुहैया की जाए, स्मॉल स्केल के कर्ज़े दिए जाएं और सस्ती मशीनरी और इक्विपमेंट्स उनको दिया जाए और जो फर्टिलाइज़र्स हैं उन पर सब्सिडी दी जाए किसानों को। अबाउट 18.5% ऑफ पाकिस्तान्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन GDP कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर। GDP जो है वो उसका 18.5% जो है वो हमारे इस एग्रीकल्चर से मिलता है पाकिस्तान का। GDP क्या है यहाँ देखें, टोटल वैल्यू फ्रॉम इनकम एक्टिविटीज़ विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड ग्रॉस वेल्थ। जितना भी हमें कैश में वो टोटल वैल्यू होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, उसमें से जो एक विद इन अ कंट्री की ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, एक ख़ास पीरियड में टाइम की जितने जैसे 1 ईयर या इससे ज़्यादा एक टाइम पीरियड होता है, उसमें जितनी भी कैश इनकम होती है एक्टिविटीज़ से वो सारी उसकी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन होती है। जितना एग्रीकल्चरल लैंड है उस में से जो 80 मिलियन है हेक्टर है वो, या फिर 22 मिलियन हेक्टर्स आर कल्टिवेटेड। इतना सिर्फ अभी काश्तकारी के लिए यूज़ हो रहा है। लेट्स हैव अ लुक एट द प्रोविंस वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड एंड कल्टिवेटेड एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जिसके मुताबिक हमें एरिया बताया गया है कि कितना कल्टिवेटेड है, कितनी एग्रीकल्चरल लैंड है, कितनी ज्योग्राफिक लैंड है। टोटल लैंड, ज्योग्राफिक लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड और कल्टिवेटेड लैंड। बलूचिस्तान 34.72, उसमें से 8.11 जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड है, जिसमें से जस्ट 2.49 अभी तक कल्टिवेटेड एरिया है या कल्टिवेशन के लिए यूज़ हुई। यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें एरिया मिलियन हेक्टर्स में बताया गया है। फिर टोटल पंजाब सिंध, ये जो ऊपर हमने टेबल देखा है ये उसको शो कर रहा है। ज्योग्राफिकल एरिया हमारा ब्लू है, इसके बाद ये हमारा एग्रीकल्चरल एरिया और ये हमारा कल्टिवेटेड एरिया। इसमें भी देखें
बलूचिस्तान का जियोग्राफिकल एरिया बहुत ज़्यादा, लेकिन जो कल्टिवेटेड या एग्रीकल्चरल एरिया बहुत कम है, और कल्टिवेटेड उससे भी ज़्यादा कम। नेक्स्ट इज़ एरीगेटेड एंड रेन फेड एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। इरिगेटेड मीन्स आपाशी एंड रेन फेड मीन्स जो बारानी ज़राअत है पाकिस्तान। जब फसलों को या पौधों को पानी दिया जाता है, उनके जो रिक्वायर्ड इंटरवल यानी जितने वक्फे की उनकी ज़रूरत होती है, उसके बाद आर्टिफिशियल तरीके से उनको वाटर सप्लाई किया जाता है या कैनाल से या वाटर वेज बना के, तो उसे हम इरिगेशन या आबपाशी कहते हैं। द इरिगेशन सिस्टम हेल्प्स टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग रेनफॉल, इंश्योर्स soil quality and weeds out trouble soils। यानी ये जो इस तरह का इरिगेशन सिस्टम है, ये अगर रेनफॉल कम हो रही है तो उसमें भी पानी को ये कंट्रोल करता है। रेनफॉल में वाटर के अमाउंट को कंट्रोल करता है, सॉइल की क्वालिटी मिट्टी की जो है वो बेहतर करता है, और इसके अलावा जो भी मिट्टी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ट्रबल्स होती हैं, उसको दूर करता है। एरियाज़ विच हैव लेस दैन एवरेज रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर आर ऑल्सो इरीगेटेड थ्रू द इरीगेशन सिस्टम। ऐसे एरियाज़ जिनमें एवरेज पूरे साल में बहुत कम बारिशें होती हैं, उनको भी इरीगेशन के थ्रू उन एरियाज़ को ज़राअत के काबिल बनाया जाता है। When crops and plants are dependent on rainfall for irrigation, it is called rain-fed agriculture। फसलें और पौधे जो हैं वो डिपेंड कर रहे हैं और रेनफॉल पे सिर्फ कि बारिश होगी तो तब इरिगेशन होगी, तो इस सारे जो सिस्टम है इसको कहते हैं रेन फेड इरिगेशन। फार्मिंग इन मैनी डेवलपिंग कंट्रीज इज़ डन थ्रू रेन फेड एग्रीकल्चर। जितने डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें फार्मिंग ज़्यादातर रेन फेड एग्रीकल्चरल वे से होती है। पाकिस्तान इज़ सेमी एरिड कंट्री, यानी ये सारा जो है इरिगेशन एग्रीकल्चर पे बेस नहीं करता। विदाउट एन इरिगेशन सिस्टम फार्मिंग इज़ इम्पॉसिबल इन मोस्ट ऑफ द कंट्री। बहुत सारे मुल्क के ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इरिगेशन के बगैर ये काम मुश्किल, बहुत नामुमकिन है। Only 18% of the land is rain-fed, whereas approximately 82% of the total cultivated area is irrigated through the irrigation system। सिर्फ जो टोटल एरिया है उसमें से 18% ऐसा है जो रेन फेड लैंड है, उसके अलावा जितना 82% एरिया ऐसा है जो कि जहाँ पे कल्टीवेशन सिर्फ इरिगेशन के थ्रू ही होती है। एक्सेप्ट नॉर्दर्न एरियाज़ के अलावा ऑल एग्रीकल्चरल लैंड इज़ डिपेंडेंट ऑन आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ इरिगेशन। इनके नॉर्दर्न एरियाज़ के अलावा जो जितनी भी लैंड है एग्रीकल्चरल की, वो सारी डिपेंड करती है आर्टिफिशियल मीन्स पे। माउंटेनस एरियाज़ have less rainfall, so irrigational culture is used in farming। क्योंकि पहाड़ी इलाके जो हैं वो लेस रेनफॉल वाले होते हैं, इसलिए वहाँ पे इरिगेशनल कल्चर यूज़ होता है फार्मिंग के लिए। whereas the plains of Punjab and Sindh are dependent on rainfall for water। Pakistan has a unique and advanced system of water channels। Canals, tube wells and carriage channels are used to supply water from water reservoirs and water storage places to farms। पाकिस्तान में बहुत ही यूनिक और एडवांस किस्म का वाटर चैनल्स का एक सिस्टम मौजूद है, जिनमें कैनाल्स यानी नहरें, ट्यूब वेल्स हैं, कैरेज एक सिस्टम होता है वो मौजूद है, जिसकी वजह से जो पानी है उसको रिज़र्व कर लिया जाता है और वो रिज़र्व पानी फार्म्स तक पहुंचाया जाता है। देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन फंक्शनल इन पाकिस्तान में बहुत सारे इरिगेशन के मेथड्स हैं जो फंक्शनल हैं। दीज इरिगेशन मेथड्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट ऑफ ऑल कैनाल।
कैनाल्स कहते हैं नहरों को, नहरी सिस्टम। कैनाल्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन इन पाकिस्तान। Pakistan is blessed with the Indus River and its tributaries, the Chenab River, Ravi, Jhelum, ब्यास एंड सतलज। ये 5 जो हैं वो इस इंडस रिवर में से, और रिवर्स जो हैं वो निकलते हैं, और पाकिस्तान इसलिए बहुत ब्लेस्ड है कि इसके पास पानी इस सूरत में मौजूद है। दिस ट्रिब्यूटरीज come from the ice covered mountainous regions and flow slowly throughout the regions of Punjab and Sindh। ये सारा पानी आइस कवर्ड माउंटेन्स जो हैं, माउंटेनियस रीजन्स हैं हमारे पास पाकिस्तान के, वहाँ से आता है, और जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे पंजाब और सिंध से होता हुआ गुजरता है। फ्रॉम दीज रिवर्स अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ कैनाल्स इज डग। इनमें से बहुत सारी जो नहरें हैं वो निकाली गई हैं। तो इसी तरह ये जो नहरें हैं ये बहुत सारे फार्मर्स को हेल्प आउट करती है उनके फसलें लगाने में या क्रॉप्स को ग्रो करने में। There are 40 major canals which serve 73% of all cultivated areas of Pakistan। यानी जितना पाकिस्तान का एरिया है उसमें से 73% जो कल्टिवेटेड एरिया है उसको सर्व कर रही हैं 40 मेजर कैनाल्स, 40 बड़ी नहरें। मैनी कैनाल स्टार्ट फ्रॉम बैराज और डैम ऑन अ रिवर। किसी भी रिवर पे, दरिया पे एक बैराज या एक डैम बना के नहर को स्टार्ट किया जाता है। दीज डैम्स हैव बीन बिल्ट इन द नॉर्दर्न एरियाज दैट स्टोर वाटर एंड whenever needed these dams help to release water back into the river। जब भी ये जो है नॉर्दर्न एरियाज़ में इनको पानी को स्टोर करने के लिए डैम्स और बैराज बनाए जाते हैं, और उनको जब भी ज़रूरत होती है तो खोल दिया जाता है और वहाँ से पानी रिलीज़ हो जाता है। ये पाकिस्तान का इरिगेशन और रिवर नेटवर्क है, जिससे हमें सारी ये पता चल रहा है कि पानी कहाँ कहाँ से आता है और किस तरह से पंजाब सिंध से होता हुआ ये पानी अरेबियन सी तक जाता है। इसी तरह ये यहाँ पे इस मैप में हमें डिफरेंट रिवर्स शो की हुई हैं। ये कनाल्स, ये जो ब्लू लाइट ब्लू में लाइंस हैं, ये सारी डिफरेंट कनाल्स हैं जो यहाँ पूरे पंजाब और सिंध से होती हुई ये गुज़रती हैं, और फिर ये उन पे डिफरेंट बैराज बने हुए हैं। यहाँ पे ये तरबिला डैम है, ये मंगला डैम है, ये डैम्स हैं जहाँ से पानी जो है इन नहरों में आता है। नेक्स्ट इज़ ट्यूबवेल। Irrigation of fields through the tube well is a common method in Pakistan areas where electricity supply is available. Farmers use an electric motor pump to get water. These electric pumps are used to draw water from the underground surface and store it for later use. This stored water then irrigates fields. ये इरिगेशन का एक फील्ड है जिसमें ये ज़्यादा कॉमन है मेथड पाकिस्तान में, क्योंकि ये जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी मौजूद है वहाँ पे हम ट्यूबवेल्स के साथ एक पंप लगाते हैं, और उससे मोटर से वो पंप पानी को निकालता है, और जो कि अंडरग्राउंड सेव कर लिया जाता है और फिर इसको बाद में यूज़ किया जाता है। इस तरह के डिफरेंट हमें खेतों में ट्यूबवेल्स लगे नज़र आते हैं। ये एक स्टोरेज का एक सिस्टम होता है, यहाँ पे स्टोर किया जाता है, जिसके बाद इसको डिफरेंट वे से डिफरेंट खेतों तक, फील्ड्स तक पहुँचाया जाता है। इस तरह से इनको एक रास्ता बना के और डिफरेंट फार्मर्स अपने खेतों तक लेके जाते हैं। ये भी एक उसी की एग्जांपल है। नेक्स्ट इज़ पर्शियन व्हील और वेल। इरिगेशन थ्रू अ पर्शियन व्हील और वेल्स इज़ एन अर्लियर मेथड ऑफ इरिगेशन। ये पहले ज़माने में इस तरह से इरिगेशन की जाती थी। दिस ओल्डेस्ट मेथड वाज यूजुअली प्रैक्टिस इन द विलेजेस ऑफ पंजाब। ये पंजाब के जो गाँव होते थे उसमें ये वाला पुराना तरीका यूज़ किया जाता था। इट्स स्ट्रक्चर इज सेट थ्रू अ मैकेनिकल चेन विच यूजेज अ लार्ज पर्शियन व्हील विद द नंबर ऑफ बकेट्स। बुल्स टर्न द व्हील
and the buckets on the chain move water out from the bottom of the well के अंदर एक पर्शियन व्हील लगा दिया जाता था जिसके साथ पॉकेट्स बनी होती थी, और वो पॉकेट्स जब वो बुल्स जो हैं वो उसको मूव करती थी व्हील को, तो वो पॉकेट्स नीचे से पानी की बकेट्स भर के और ऊपर की तरफ लेके आती थी। ये इस तरह से कुएं के अंदर ये पूरा पर्शियन व्हील एक लगाया जाता था। इसमें ये बकेट्स बनी हुई हैं डिफरेंट, जो जिनमें जब ये नीचे की तरफ मूव करती हैं, ये बुल्स इसको रोटेट कर रहे होते हैं, इनकी वजह से जब ये मूव करता है व्हील तो इसकी पॉकेट्स पानी से भर के आती हैं और पानी जो है वो ऊपर की तरफ ले आती हैं और उससे एक रास्ता बनाया जाता है जिससे वो पानी बाहर की तरफ निकाला जाता है। ये भी उसी की एक एग्जांपल वही है कि व्हील से पानी जो है वो बकेट्स की मदद से ऊपर आता है। नेक्स्ट इज़ कारेज सिस्टम। कारेज इज़ अ वाटर टनल। इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड ओल्डेस्ट वेज ऑफ इरिगेशन वाइडली प्रैक्टिस इन बलूचिस्तान। कारेज एक सिस्टम है जो कि पुराने टाइम का ये भी एक इरिगेशन का वे है जिसमें पानी को स्टोर करने के लिए ये ज़्यादा बलूचिस्तान में प्रैक्टिस होती है, की जाती है। इसकी पानी को स्टोर करने के लिए डिफरेंट टनल्स बनाए जाते हैं अंडरग्राउंड, जिसकी वजह से पानी जो है ना वो ज़ाया होता है, एवेपोरेट भी नहीं होता, उठता भी नहीं है, और पानी जो है पोल्यूटेड भी नहीं होता, गंदा भी नहीं होता। और ये किस तरह से इसके लिए किसी तरह की कोई पावर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये जो है ये ऊपर से नीचे की तरफ जो इलाके हैं ढलान वाला इलाका उसमें बनाए जाते हैं। ये एक एग्जांपल है कारेज की। इस तरह से अंडरग्राउंड जो है वो टनल्स बनाए जाते हैं जिसमें से पानी जो है वो मूव करके और जो डिज़ायर्ड प्लेस होती है वहाँ तक लेके जाया जाता है। ये भी एक कारेज है जिसमें पानी जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और ये अंडरग्राउंड टनल्स बनाए गए हैं, उनमें से आता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ सम मेजर क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में दो तरह की मेजर क्रॉप्स हैं। साल में दो तरह की क्रॉप होती है पाकिस्तान में, एक होती है ख़रीफ और दूसरी होती है रबी की क्रॉप। तो ख़रीफ एंड रबी आर टू टाइप्स ऑफ सीजनल क्रॉप्स, यानी सीज़न के साथ साथ पूरे साल में दो क्रॉप्स या दो तरह की फसलें लगाई जाती हैं। दीज आर अरेबिक वर्ड। ये दोनों जो हैं वो अरेबिक वर्ड्स हैं। ख़रीफ मीन्स ऑटम और रबी मीन्स स्प्रिंग, यानी एक ख़रीफ की या ऑटम की होती हैं क्रॉप्स और एक होती हैं स्प्रिंग की। खरीफ क्रॉप्स स्विंग स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर टू मार्च, यानी ये जब बोई जाती है, इसके बीज बोए जाते हैं वो अप्रैल से सितंबर में, और अक्टूबर से लेके मार्च तक इसको हार्वेस्ट किया जाता है, इसको काट लिया जाता है। इसमें कॉटन, राइस, मेज़, शुगर कैन और मिलेट्स, ये सारी जो हैं ये इसकी क्रॉप्स हैं। कॉटन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप ऑफ पाकिस्तान, यानी सबसे ज़्यादा जिससे हमें सरमाया हासिल होता है वो हमारी फसल है कॉटन की, या जिसे आप कहते हैं कपास उसकी। पाकिस्तान दुनिया की कुल कपास का तकरीबन 5% से ज़्यादा पैदा करता है। पाकिस्तान में 5% से ज़्यादा पूरी दुनिया के जितनी भी क्रॉप कपास की होती है उसमें 5% पाकिस्तान का होता है। इससे ज़्यादा कपास पाकिस्तान की एक अहम नकद आवर फसल है, यानी इसमें से पैसे कैश एक क्रॉप है। फसल काटने के वक्त मौसम गर्मा, इसका जो टाइम होता है वो मौसम गर्मा होता है, खुश्क जो वेदर होता है इसमें इसको काटा जाता है। और ये ज़र काश्त कुल रकबे का 3/4 हिस्सा जो है वो पंजाब में इसका, और ये फसल ज़्यादातर सिंध और पंजाब, सदर्न पंजाब में होती है, और इसके एरियाज़ इसकी प्रोडक्शन के लिए बहुत बेहतरीन हैं। भावलपुर, डीजे खान, फैसलाबाद, सरगोदा, लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी इन पंजाब, हैदराबाद एंड सक्खर डिवीज़न इन सिंध आर इम्पोर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉटन की कल्टिवेशन के लिए ये सारे इलाके बहुत मौजूद हैं। नेक्स्ट इज़ राइस मीन चावल।
चावल पाकिस्तान की एक अहम खरीफ की फसल है और इसकी काश्त के लिए गर्म मरतूब आबो हवा, ज़्यादा बारिश और जरखेज़ और नरम मिट्टी वाले हमार मैदान मौजूद तरीन इलाके हैं। वीट के बाद यानी गंदम के बाद सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर फूड है पाकिस्तान में वो राइस है, और ये जो है वो ग्रो होता है रेन फेड एरियाज़ में, यानी जहाँ ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होती है, बारिश होती है वहाँ पे राइस इज़ यूजुअली कल्टिवेटेड इन समर टू ट्रेस लैंड्स ऑफ नॉर्दर्न हिली एरियाज। नेक्स्ट इज़ शुगर कैन, गन्ना। गन्ना भी एक खरीफ की फसल है और ये भी बहुत हाई वैल्यू कैश क्रॉप है, यानी नकद आवर फसल है एक, और इट इज़ यूजली यूज्ड फॉर मेकिंग जैगरी, शुगर, स्वीट एंड एनिमल फीड इसके लिए यूज़ होती है। इट इज़ मेनली ग्रो इन पंजाब, सिंध एंड खैबर पख्तूनख्वा। ओनली पंजाब इज़ ग्रोइंग नियरली 60% ऑफ द कंट्रीज टोटल शुगर कैन, यानी पूरे पाकिस्तान का जितना 60% शुगर कैन है वो सिर्फ पंजाब में ग्रो हो रहा है। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 0.5% टू द ओवरऑल GDP ऑफ पाकिस्तान। मेज़ यानी मकई को ग़िज़ाई मकसद के लिए भी यूज़ किया जाता है और इसको एज एनिमल फूडर भी यूज़ किया जाता है, यानी उनके चारे के लिए भी यूज़ किया जाता है। कॉर्न से हम ऑयल भी हासिल करते हैं। दिस क्रॉप रिक्वायर्स प्लेंटी ऑफ वाटर बट रिच सॉइल इज़ नॉट अ नेसेसरी कंडीशन। इसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन एक अच्छी ज़्यादा ज़रख़ेज़ ज़मीन की इसके लिए ज़रूरत नहीं होती है। ये हम साल में 2 दफ़ा इसको उगा सकते हैं, पहले स्प्रिंग में और फिर अगस्त में। मोस्टली मेज़ इज़ ग्रोन इन पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में ग्रो की जाती है। द बेस्ट क्वालिटी मेज़ इज़ ग्रोन इन हाई एरियाज़ ऑफ हरीपुर, हज़ारा एंड कश्मीर। ज़्यादा अच्छी की जो क्वालिटी की मेज़ है या मकई है वो हमें मिलती है हरीपुर में, हज़ारा में और कश्मीर में। मिलेट्स आर ग्रेन्स कॉल्ड, जिनको हम उर्दू में जवार और बाजरा कहते हैं, वो इनको हम इंग्लिश में मिलेट्स कहते हैं। ग्रेन्स होती हैं, अनाज होता है। These crops require little water to grow. इनको कम पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। They can be grown both in irrigated and rain-fed areas of Pakistan. यानी ये दोनों तरह के पाकिस्तान के जो इलाके हैं, इरीगेटेड एरियाज यानी आपाशी और बारानी, दोनों इलाकों में ये काश्त हो सकती है। Many areas like गुजरांवाला, गुजरात, भावलपुर एंड मियांवाली, चकवाल, भावलनगर, रावलपिंडी, अटक and Jhelum in Punjab, Khairpur, Hyderabad, Nawabshah, Dadu and Sargoda in Sindh, Khuzdar, Loralai and Sibbi in Balochistan, and D.I. Khan, Bannu, Karak and in KPK are famous for growing millets. Second one is Rabbi crops. रबी क्रॉप्स जो है उसका टाइम स्टार्ट होता है जनवरी से स्विंग का, और फिर जो उसकी हार्वेस्ट है वो अप्रैल और जून में होती है। और इसमें वीट, बैले, ग्राम्स, ऑयल सीड्स, पल्सेस, टोबैको, मस्टर्ड, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। वीट है, वीट इज़ द स्टेपल ग्रेन क्रॉप ग्रोन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी जो गंदम है वो पूरी दुनिया में जो है वो काश्त की जाती है बहुत ज़्यादा। और गंदम पाकिस्तान की अहम तरीन ग़िज़ाई रबी फसल है एक। इट इज़ यूज टू मेक ब्रेड, चपाती एंड सीरियल, ये सब बनाने में काम आती है। इन पाकिस्तान वीट इज़ कल्टिवेटेड इन ऑल फर्टाइल लैंड्स। वीट जो है वो जितनी भी ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं उन सब में काश्त की जाती है, और स्पेशली इन कनाल इरीगेटेड एरियाज़ ऑफ सिंध एंड पंजाब, जो नहरी इलाके हैं पंजाब के और सिंध के, और इसके अलावा कुछ जो है वो KPK के एरियाज़ में भी ये काश्त की जाती है। इसको बलूचिस्तान के जो हिली इलाके हैं, पहाड़ी इलाके, उनमें भी वो काश्त किया जाता है। वीट अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 8.9% ऑफ फार्मिंग लैंड एंड 1.6% ऑफ GDP। 1.6 पाकिस्तान की जो GDP है वो इसकी वजह से होती है। द टेबल बिलो shows the production of
वीट ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। ये नीचे एक टेबल दिया गया है जो बता रहा है कि लास्ट 5 ईयर्स में कितनी प्रोडक्शन हुई है वीट से। 2013 और 14 में ये परसेंटेज हेक्टर्स में बताई गई है चेंज की। फिर उसके बाद ये टन्स में है कितनी प्रोडक्शन हुई है, और ये फिर केजीज़ में है कि इन ईयर्स में इतने परसेंट एकड़ पे ज़मीन पे ये काश की गई, और कितने टन्स और कितने केजीज़ में इसकी पैदावार हुई। नेक्स्ट इज़ लेंटिल्स एंड पल्सेस, यानी दालें जो हैं। Lentils and pulses are also common crops of meal of Rabi season, crops and meal of Rabi season। यानी रबी सीज़न का जो ये कॉमन क्रॉप्स हैं उनमें ये पल्सेस भी ऐड हैं। These crops are a big source of essential protein, यानी प्रोटीन, बुनियादी जो प्रोटीन हासिल करने की बहुत बड़े एक सोर्स है, ज़रिया है ये दालें। Moreover, they are easy to cook, ज़्यादा आसान होती हैं पकाने में। पाकिस्तान grows mung beans, brown lentils, मसूर, marsh lentils, beans, chickpea and black gram in 5% of its total cultivatable land। नेक्स्ट इज़ ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स वो सीड्स होते हैं जिनसे ऑयल हासिल किया जाता है, तेल, खाने का तेल जो है वो लिया जाता है। ऑयल सीड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप इन आवर डेली यूज़। हमारे डेली यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है। पाकिस्तान ग्रोज ऑयल सीड्स लाइक सेसमी, रेपसीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर्स, safflowers and canola। Although oil seeds are cultivated in several parts of Pakistan, still their production is low। कुछ सीड्स दिए हुए पीनट्स, मूंगफली का है, सोयाबीन का है, सेसमे, तिल जो होते हैं, ब्लैक सेसमे, काले तिल, कॉर्न, मकई, इससे भी ऑयल बनता है, राइस ब्रान, कनोला के बीज होते हैं, सनफ्लावर के बीज हैं। इसके अलावा वॉलनट, अखरोट से भी ऑयल लिया जाता है। पम्पकिन सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स, और इसके अलावा पाइन नट्स यानी ये चलगोज़े जिनसे भी ऑयल हासिल किया जाता है। एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान। एग्रीकल्चर इज़ द मेजर ऑक्यूपेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक बहुत मेजर पेशा है ये। डिस्पाइट द इम्प्रेसिव ग्रोथ इज़ इन इट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, आवर कंट्री इज़ फेसिंग काउंटलेस प्रॉब्लम्स। हमारा मुल्क है बहुत सारी इसमें काउंटलेस मीन अनगिनत मसाइल का शिकार है। सम सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर आर एज फॉलोज। कुछ इसमें नीचे बताई गई हैं। सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग। इन पाकिस्तान a major part of agricultural land becomes uncultivated because of salinity and water logging, rain floods and sea seepage from canals cause the water table to rise towards the surface। In water logging, the underground water comes on the surface of the ground when soil salts dissolve in this water and deposit on the surface। We call it salinity। Both these phenomena make the soil unproductive। सेम और थोर जिसे कहते हैं, पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है जो कि डिफरेंट रेनफॉल्स की वजह से होता है। फ्लड की सैलाब आते हैं जो उनकी वजह से, या फिर कोई कनाल में से सीपेज होती है तो उसकी वजह से जो पानी है वो ज़मीन में राइज करना शुरू कर देता है और वो ज़मीन के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से फिर उसमें सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाता है सब सॉइल का, और वो जो है ज़मीन की सरफेस वो ख़राब हो जाती है और उसमें सेम आ जाती है, यानी वो इस काबिल नहीं रहती कि वो उसमें कल्टीवेशन की जाए। इसकी वजह से बहुत सारी एग्रीकल्चर ज़मीन जो है, जो काबिल काश ज़मीन है, वो ख़राब हो जाती है। वाटर स्टोरेज फॉर इरीगेशन। विदाउट वाटर रिसोर्सेज एग्रीकल्चर इज़ नॉट पॉसिबल। कोई ऐसे रिसोर्स ना हो जिससे वाटर मिल सके तो एग्रीकल्चर ज़राअत पॉसिबल नहीं होती। और हमारी जो पाकिस्तान है ये
बहुत ज़्यादा सेमी एरिड और ड्रॉट लाइक कंडीशंस को भी फेस कर रहा है, यानी कैग के तरह के, यानी पानी ना होना, बिल्कुल पानी ख़त्म हो जाना, इस तरह की कंडीशंस भी हैं यहाँ पे एग्रीकल्चरल सेक्टर में. मोर एवर देयर आर नॉट इनफ डैम्स टू स्टोर सफिशेंट वाटर इन फॉर इरीगेशन के लिए कोई इस तरह के डैम्स नहीं है जहाँ पे हम पानी को स्टोर कर सकें, ड्यू टू विच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज इनटू द रिवर. इसी वजह से हर साल बहुत सारा पानी जो है वो समंदर में चला जाता है, समंदर तक बह जाता है, ज़ाया हो जाता है. टुगेदर लेस दीज फैक्टर्स क्रिएट अ शॉर्टेज ऑफ वाटर विच एडवर्सली affect the agricultural sector. Calamities. Pakistan faces many natural disasters such as earthquakes, droughts and floods. पाकिस्तान को बहुत सारे जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, कुदरती आफात हैं, उनका भी सामना करना पड़ता है. इनमें ज़लज़ले हैं, ड्रॉट्स हैं, सैलाब हैं, और जिनकी वजह से जो है वो पाकिस्तान बहुत सारी मुश्किलात को फेस करता है. दीज नेचुरल डिज़ास्टर डिस्ट्रॉय वेस्ट कल्टिवेटेड लैंड एंड क्रॉप. से बहुत सारी जो काश्तकारी की ज़मीन है और क्रॉप से फसलें, उनको ये तबाह कर देते हैं, ये नेचुरल डिज़ास्टर्स. और सॉइल एरोजन एंड विंड एरोजन आर ऑल्सो सीरियस प्रॉब्लम्स विच डिस्ट्रॉय क्रॉप इन द फील्ड्स. सॉइल एरोजन मिट्टी का कटाव और हवा की वजह से जो कटाव होता है ज़मीन में, उसकी वजह से भी बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम्स आ जाती हैं क्रॉप्स के लिए जो फील्ड्स में, खेतों में लगी होती हैं. क्रॉप डिजीज़ यानी फसलों की बीमारियाँ. पेस्ट अटैक्स आर द मेन कॉज ऑफ क्रॉप फेलियर. इट नॉट ओनली डैमेजेस द क्रॉप्स बट ऑल्सो रिड्यूस द yield. इसकी वजह से पेस्ट अटैक्स जो होते हैं उनकी वजह से सब फसलें जो है उनको डिजीज़ हो जाती हैं, क्रॉप्स जो है अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर सकती, नुकसान हो जाता है फसलों का, और पैदावार भी इससे कम हो जाती है. बीमारी बढ़ने की वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाती है, और जो उसमें से इनकम या उसकी जो क्वालिटी है वो क्वांटिटी वो कम हो जाती है प्रोडक्शन की. लैक ऑफ फैसिलिटीज़ एंड लिटरेसी. एग्रीकल्चर इज़ जनरली प्रैक्टिस्ड इन द रूरल एरियाज़ ऑफ आर कंट्री. हमारी जो रूरल एरियाज़ हैं मुल्क के, उनमें ज़्यादातर ये प्रैक्टिस एग्रीकल्चर की, ज़राअत की वहाँ पे होती है. हियर मोस्ट फार्मर्स आर इलिटरेट एंड पुअर. बहुत सारे जो किसान हैं वो इलिटरेट है और गरीब हैं, या अनपढ़ हैं और गरीब हैं. देयर आर इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़. उनको इतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ भी मुहैया नहीं होती. रोड्स दैट लिंक फील्ड आर मार्केटिंग सेंटर्स आर अनपेव्ड. यानी रोड्स भी उनकी सही नहीं है और मार्केटिंग सेंटर्स तक पहुंचने में उनको काफ़ी टाइम लग जाता है. दिस लेक ऑफ लिटरेसी एंड फैसिलिटीज़ मेक्स फार्मर्स अनएबल टू परचेज एंड यूज़ मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स, फर्टिलाइज़र, सीड्स एंड मॉडर्न टूल्स. इस वजह से यानी उनको लिटरेसी ना होने की वजह से और फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से वो ना ही मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, ना अच्छे फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर सकते हैं, ना उन तक अच्छे सीड्स पहुंचते हैं, बीज भी नहीं पहुंचते, और मॉडर्न टेक्निक्स और टूल्स भी उनके पास नहीं होते. दे डिपेंड ऑन सिंपल एग्रीकल्चरल स्किल्स विच कॉज अ पुअर yield. यानी उनको वो सिंपल अपनी जो पुरानी एग्रीकल्चरल स्किल्स है उसको यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनको उतनी पैदावार नहीं होती. सो लेट्स हैव अ रिकैप. एग्रीकल्चर इज़ ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप्स एंड रेजिंग एनिमल. यानी क्रॉप्स को उगाना, उनको लगाना, उनको काटना और फिर एनिमल्स को रखना और उनको पालना, ये सारी क्या है, ये ज़राअत या खेती बाड़ी इसे कहते हैं. एग्रीकल्चर इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कंट्रीज इनकम. जो कंट्रीज इकोनॉमी, जो मुल्क की इकोनॉमी है उसका एक एसेंशियल पार्ट है, बहुत ज़रूरी अहम पार्ट है. 18.5% पाकिस्तान की का ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इन GDP है, वो आता है हमारा इस सेक्टर से, एग्रीकल्चर से. इसके अलावा out of the total agricultural land of our country, around 18 million hectares
about 22 million hectares are cultivated. 80 million हेक्टर में से सिर्फ 22 million हेक्टर ऐसी जगह है, ऐसी ज़मीन है जो काबिल काश्त है पाकिस्तान में. Watering crops and plants on required intervals through artificial water supply, canal या waterways is called irrigation. Watering crops and plants on required interval यानी पानी देना फसलों को या पौधों को इनके रिक्वायर्ड इंटरवल के वक्फे के बाद किसी भी आर्टिफिशियल वाटर सप्लाई से, जैसे कनाल्स हैं या वाटरवेज हैं, तो उसको हम इरिगेशनल एग्रीकल्चर कहते हैं. Pakistan has a unique and advanced system of water canals. Canals, tube wells and carries are used to supply water from water reservoirs and water storage places to farms. Next is Kharif and Rabi are two seasonal crops of Pakistan. Some common problems of the agricultural sector of Pakistan are salinity, waterlogging, shortage of irrigational water, calamities and crop diseases. So student, this was the reading of our lesson number 8, agriculture. Let's do its exercise. Short questions है. Answer the following questions briefly. यहाँ पे एक साइड बॉक्स में लिखा हुआ है, डू यू नो अराउंड 7000 BC द फर्स्ट सिंपल इरिगेशन सिस्टम वॉज स्टार्टेड बाय मेसोपोटामियंस. मेसोपोटामियंस ने सबसे पहले 7000 BC में इसको स्टार्ट किया था, इरिगेशन को, आपाशी को. व्हाट इज़ द रोल ऑफ इरिगेशन इन द इकोनॉमिक सेक्टर? डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, ये भी हमने पढ़ा. What is waterlogging and salinity? Write down 3 agricultural problems of Pakistan. इसके आपको इन शॉर्ट क्वेश्चंस के नोट्स मिलेंगे जो आपने अपनी कॉपीज़ पे भी लिखने हैं, क्वेश्चंस के आंसर. नेक्स्ट इज़ लॉन्ग क्वेश्चन. हमारे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल. What do you know about the irrigated and rain-fed agricultural practices in Pakistan? Page number 68. लॉन्ग क्वेश्चन. फर्स्ट आपने यहाँ से लिखना है, वन क्रॉप्स एंड प्लांट्स आर वाटर्ड ऑन रिक्वायर्ड इंटरवल थ्रू आर्टिफिशियल वाटर सप्लाई, कनाल्स और वाटर वेज, इट इज़ कॉल्ड इरिगेशनल एग्रीकल्चर. देन द इरिगेशनल सिस्टम हेल्प्स टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग रेनफॉल. इट शोज सॉइल क्वालिटीज एंड वेट्स आउट ट्रबल्ड सॉइल. Areas which have less than average rainfall throughout the year are also irrigated through the irrigation system. When crops and plants are dependent on rainfall for irrigation, it is called rain-fed irrigation. Farming in many developing countries is done through the rain-fed irrigation. यहाँ पे Pakistan is a semi-arid country. Without an irrigation system, farming is impossible in most of the country. Only 18% of the land is rain-fed, whereas approximately 82% of the total cultivated area is irrigated through the irrigation system. यहाँ तक आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है. क्वेश्चन नंबर 2 is name different means of irrigation in Pakistan. Write a note on the canal system of Pakistan. Page number 68. There are different means of irrigation functional in Pakistan. These irrigation methods are as follows. यहाँ आप नंबर दे के लिखेंगे, कनाल, ट्यूबवेल्स, पर्शियन व्हील और वेल एंड कारेज सिस्टम. ये 4 नेम्स लिख के और फिर आपने नेक्स्ट पेज पे कनाल्स की हेडिंग देनी है और आपने ये पूरा जो कनाल्स का है ये आपका इसका नोट होगा. कनाल्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन इन पाकिस्तान से लेके, और दीज डैम्स हैव टू रिलीज वाटर बैक इनटू द रिवर्स. यहाँ तक आपका टोटल पूरा इसका नोट होगा कनाल्स का. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हाउ कैन वी ओवरकम आर डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स. ऑल्सो राइट a few steps that government should take to support the agricultural sector. इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट सम मेजर क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान. इसका आंसर 70 पेज पे देखें. सम मेजर क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान. फर्स्ट पैराग्राफ,
फिर इसके बाद हम हेडिंग देंगे खरीफ क्रॉप्स, कॉटन। खरीफ क्रॉप्स आर नॉन एज मानसून, यहाँ से लेके और इम्पॉर्टेंट खरीफ क्रॉप्स तक, यहाँ तक हेडिंग। फिर नेक्स्ट हेडिंग देंगे कॉटन। कॉटन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान। इट इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग yarn एंड क्लॉथ्स। पाकिस्तान कंट्रीब्यूट्स 5% ऑफ द वर्ल्ड्स कॉटन, यहाँ तक इसका आंसर होगा। फिर राइस का, राइस की यहाँ से लिखे हैं राइस द मोस्ट पॉपुलर फूड आफ्टर वीट इज़ इन आवर कंट्री, यहाँ से लेके एंड फॉरेन एक्सचेंज तक। फिर उसके बाद ये इधर से इट ग्रोज इन द रेन फेड एरियाज ऑफ सिंध पंजाब, यहाँ तक। देन फिर हेडिंग देंगे शुगर कैन। शुगर कैन इज़ अनदर हाई वैल्यू कैश क्रॉप ऑफ आवर कंट्री। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग जैगरी, sugar, sweets and animal fat. It is mainly grown in Punjab, Sindh and खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ तक इसका है। मेज़ की हेडिंग देंगे। मेज़ में स्टेपल खरीफ क्रॉप, इट इज़ मेनली ग्रोन फॉर मेकिंग कॉर्न ऑयल एंड एनिमल फैटर, यहाँ तक होगा। दैन मिलेट्स आर ग्रेन्स कॉल्ड ज्वार एंड बाजरा इन उर्दू। दीज क्रॉप्स रिक्वायर लिटल वाटर टू ग्रो, यहाँ तक। फिर रबी की आ जाएगी। रबी की आपने ये वाली पूरी हेडिंग दे के फिर यहाँ से लिखना है रबी क्रॉप्स आर ऑल्सो नोन एज विंटर क्रॉप्स, और यहाँ तक रबी क्रॉप्स तक। फिर इसकी हेडिंग देनी है वीट। वीट इज़ द स्टेपल ग्रेन, यहाँ से लेके और इन सम एरियाज ऑफ KPK, यहाँ तक इसको मार्क करें। नेक्स्ट लेटिल्स एंड पल्सेस, ये आपने पूरा ये लिखना है, यहाँ से लेके लेटिल्स एंड पल्सेस आर ऑल्सो कॉमन क्रॉप्स से लेके कल्टिवेबल लैंड। देन ऑयल सीड्स। ऑयल सीड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप से लेके सनफ्लावर एंड कनोला तक। Next is choose the correct options. Growing and harvesting crops and raising animals is known as agriculture. About -% of Pakistan's gross domestic product comes from the agricultural sector. 18.5. A dash is an underground water tunnel. Kares is an underground water tunnel. Rabi crops are sown in dash and harvest in April, May. Rabi crops अक्टूबर और दिसंबर में सो की जाती हैं और हार्वेस्ट की जाती हैं अप्रैल और मई में। Dash is one of the most important cash crop of Pakistan. Cotton is one of the most important cash. Column matching. Match the column A with column B. Subsistence agriculture, a small farm area. Subsistence agriculture, a small farm area. Plantation farming, a vast area of land. Plantation farming, a vast area of land. Truck farming, sell in distant markets. Truck farming, sell in distant market. Mixed farming, raising of livestock and cultivation of crops. Commercial agriculture, a modern method of farming. Next is let's have fun. Draw a map on chart paper showing the irrigation system of canals in Pakistan by using colored markers. Then display it in your classroom. आपने इसको अपनी स्केच बुक्स पे करना है कि आपने वहाँ पे एक मैप ड्रॉ करना है। पूरा एक कनाल सिस्टम हमारी बुक में भी है इसकी पिक्चर, और मैंने आपको इसके अलावा भी एक
डायग्राम दिखाइए, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में जितना कैनाल सिस्टम है। कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ खरीफ एंड रबी क्रॉप्स एंड पेस्ट दैम इन योर स्क्रैप बुक। आपने कुछ सैम्पल्स लेने हैं खरीफ और रबी क्रॉप्स के, इन दोनों फसलों के, और मतलब इनमें से जैसे वीट है या कॉटन है या इस तरह के सैम्पल्स लेके, और अपनी जो स्क्रैप बुक है उसमें आपने रबी के जो हैं वो अलग से पेस्ट करने हैं, और जो खरीफ की क्रॉप्स के हैं वो अलग से पेस्ट करने हैं। ओके, ये आपकी कुछ एक्टिविटी थी। दिस वॉज अ लेसन। होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब आपने इसके क्वेश्चंस जो आपको नोट्स मिलेंगे और उसके अलावा भी आपने कॉपीज़ पे, नीट कॉपीज़ पे लिखने हैं और उनको अच्छी तरह से याद करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ गुड टाइम। अल्लाह हाफिज़।